आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे यूरोपीय कंट्री भारत में आने के लिए उत्सुक थे और वो उससे आने के पहले, यूरोपियों के आने से पहले भारत में समुद्री आधिपत्य का विवरण हम देंगे तथा उसके बाद यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का कारण भी देंगे एवं उसके बाद वो कब कब अपनी कंपनी का स्थापना किए और कैसे कैसे यहाँ पर अपने शासन व्यवस्था या व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब हम यूरोपियों के आने से पहले समुद्री आधिपत्य का विवरण देना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर कि 15वीं शताब्दी ईस्वी में समुद्री व्यापार मुख्यतः गुजराती मुस्लिम व्यापारियों के हाथों में था। ये व्यापारी मुख्यतः मध्य हिंद महासागर में व्यापार करते थे और खंभात से लेकर मलक्का तक के सभी समुद्री मार्गों पर उनका आधिपत्य था। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मलक्का का एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था। 1500 ईस्वी में हिंद महासागर में सबसे लंबा समुद्री व्यापार मार्ग अदन से मलक्का तक था, जो गुजरात या मालाबार के रास्ते जाता था। दक्षिण कोरोमंडल के मलय चेट्टी, काशी, विरच्चा और सुनकाराम चेट्टी विशाल वाणिज्यिक साम्राज्यों के मालिक थे। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय कोरोमंडल का चेट्टियार समुदाय था। मध्यकाल में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ यूरोप का व्यापार कई मार्गों से होता था। दक्षिण में भारतीय व्यापार के दो मुख्य समुद्री रास्ते थे, लाल सागर काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, तथा दूसरा फारस की खाड़ी। उपर्युक्त मार्गों से होकर भारतीय व्यापारी बसरा और बगदाद तक पहुंचते थे तथा मुक्त रूप से अरब प्रदेशों के साथ व्यापार करते थे। इसी प्रकार अरब व्यापारी का भी भारत के पश्चिमी तट के अनेक बंदरगाहों खंबात, दीव, सूरत, धाबोल तथा गोवा आदि पर स्वागत किया जाता था, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों का आधिपत्य था, जैसा कि हमने पहले बताया। तथा पूर्वी दिशा में कोरोमंडल तट के मुख्य बंदरगाह पुलिकोट और नागपट्टनम थे। बंगाल की खाड़ी के मुख्य बंदरगाह सतगांव एवं चिटगांव थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का कारण में हम पहले व्यापारियों का वाणिज्यिक उद्देश्य आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर ज्यादा लाभ कमाना था। अब आयात और निर्यात की जाने वस्तुओं के बारे में पहले हम जानते हैं। हम देखते हैं कि जो वस्तुएं विदेशों से
मंगाई जाती थी उसका नाम है इत्र, औषधीय वस्तुएं, जड़ी बूटी, रंग रोगन, मोती, मूल्यवान रत्न, लोहा, इस्पात, तांबा, चंदन की लकड़ी, चमड़ा, सूती वस्त्र, रेशमी धागे, मलमल, नील, हाथी दांत, चीनी मिट्टी के बर्तन, सॉरी, ये सारी वस्तुएं एवं कपूर, ये सारी वस्तुएं भारत से पश्चिमी जगत को निर्यात की जाती थी। एवं अब हम आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें जड़ी बूटी, कांच के बर्तन, चांदी, सोना, टीन, शीशा, रंग रोगन, मूल्यवान रत्न तथा प्रवाल आदि प्रमुख थे। यहाँ पर व्यापारियों का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था, और जो आयात करते थे वस्तुओं को उसको कम मूल्य पर खरीदने का उद्देश्य रखते थे, तथा जो निर्यात करते थे वस्तुएं यहाँ से उसको सस्ते दामों पर खरीदकर वहाँ ले जाकर महंगे दामों पर बेचते थे, क्योंकि कई सारे व्यापारी यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर ले जाते थे यूरोप, तथा वे लोग उन्हें महंगे दामों में कई गुना लाभ कमाते हुए बेचते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत एक समृद्ध एवं विश्वविख्यात वैभवशाली राज्य था, जहाँ पर भारत को सोने की चिड़िया का भी दर्जा दिया जाता था, तथा यहाँ विश्व स्तरीय अनेक औद्योगिक सेंटर या कहें हथकरघा उद्योग भी स्थापित था, जिसके कारण यूरोपीय बहुत ही भारत आने को उत्सुक रहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एशिया का व्यापार अधिकांशतः अरब व्यापारियों के हाथों में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार पर इटली वालों का अधिकार था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इटली वालों के एकाधिकार तथा हम देखते हैं कि 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीतने के बाद कुस्तुतनिया पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग, यूरोप की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तथा हम देखते हैं कि यूरोप में गर्म मसाले का महत्व बहुत अधिक था, और भारत इस गर्म मसाले के लिए विश्वविख्यात था, जिसके कारण तथा गर्म मसालों का उपयोग ये लोग ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए करते थे, जिससे इसकी मांग बढ़ी रहती थी। अब हम देखते हैं कि इनका जो भारत में आने का कारण था, उसमें एक और बात सम्मिलित होती है कि 15वीं सदी में जहाज निर्माण तथा समुद्री यातायात में बहुत प्रगति यूरोपीय देशों ने की थी, तथा इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों को साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। अब हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगीज शासक डॉन हेनरिक
ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज आरंभ कर दी। डॉन हेनरी को हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था। डॉन हेनरिक ने दिक् सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के आधार पर गणनाएं करके तालिकाएं तथा सारणियां बनाई। हेनरिक ने इन तालिकाओं तथा सारणियों के ज्ञान का बोध समुद्री जहाज के निर्माताओं तथा नाविकों को कराया, जिससे अच्छी जहाज निर्मित होने लगी और लंबी यात्राएं संभव हो सकी। पुर्तगाली यात्री बर्चेलोचू डियाज 1487 में अफ्रीका के पश्चिमी किनारों से होता हुआ दक्षिण छोर पर पहुंचा तथा उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का पता लगाया। बर्चेलोचू डियाज ने उत्तरमासा को तूफानी अंतरीप कहा। 1449 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने उत्तरमासा अंतरिक्ष से होकर भारत पहुंचने का एक नया समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। 1497 में वास्को डिगामा को भारत के साथ सीधे सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भेजा गया था। वास्को डिगामा प्रथम यूरोपीय यात्री था जो 17 मई 1498 को समुद्री रास्ते से भारत आया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये यूरोपीय व्यक्ति था वास्को डिगामा जो भारत आया था, जबकि कई सारे किताबों में यह जिक्र होता है कि वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी, लेकिन पूर्व या कहें एंशियंट या कहें प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं कि भारत का जिक्र कई बार होता है एवं आर्यावर्त के रूप में, एवं यहाँ यूरोपीय देशों से व्यापार वाणिज्य होते रहते थे। वहाँ से स्टूडेंट वगैरह जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या थी और बहुत ही समृद्ध शिक्षा पद्धति थी, तो वो यहाँ ज्ञान अर्जन तथा सीखने के लिए आते थे तथा कई छोटे बड़े युद्धों का भी जिक्र होता है, जिसमें अलेक्जेंडर सेल्यूकस का जिक्र पाया जाता है। हम आगे देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए तथा सबसे अंत 1961 में भारत छोड़कर गए। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे करके भारत में प्रवेश करते हैं। पहला कंपनी पुर्तगाली है, दूसरा कंपनी का नाम डच है तथा तीसरे कंपनी का नाम कंपनी या कहे देश का नाम अंग्रेज है तथा चौथे का नाम डेन है तथा पांचवें देश का नाम फ्रांसीसी है। ये मूलतः 5 प्रमुख देश हैं जो भारत में आए एवं व्यापार वाणिज्य करने के लिए यहाँ पर
लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना आवश्यक है कि ये लोग व्यापार वाणिज्य के साथ साथ अपने सैनिक एवं वहाँ के जो धर्म प्रचार के गुरु थे उन्हें भी साथ लाते थे एवं अपना सरकार का समर्थन भी लेकर आते थे। वो जहाँ जाते थे अपने सरकार के एजेंडा का प्रचार करते थे तथा वहाँ अपना एकाधिपत्य जमाने की कोशिश करते थे। अब हम डेट वाइज कंपनियों की स्थापना के बारे में बात करेंगे। पहला कंपनी है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो डी इंडिया 1498 ईस्वी में बनी। और आंग्ल ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1599 ईस्वी में बनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड 1602 ईस्वी में बनी। अब हम देखते हैं कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द एंड ओरिएंटल 1664 ईस्वी में बनी। तथा हम देखते हैं कि अगला कंपनी ओस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1722 ईस्वी में बनी तथा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में बनी। अब हम देखेंगे कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम जो कि भारत का खोज किए या यहाँ आए। वास्को डी गामा या भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। वास्को डी गामा 1501 में दूसरी बार भारत आया और पहली बार आकर यहाँ से गरम मसाले अन्य सामग्री खरीद कर कई गुना दामों पर यूरोप में जाकर बेचा, जिसके कारण वहाँ लोगों में भारत के प्रति उत्सुकता बढ़ी और वो भारत आने के लिए लालायित हो गए। अब हम देखते हैं कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली व्यक्ति था। इसके नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 में कालीकट पहुंचा। अब हम तीसरे व्यक्ति का जिक्र करेंगे जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो भारत का प्रथम पुर्तगीज गवर्नर भी बना तथा 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। इसने अंजदीप में किला बनवाया और कोचिन के सिंहासन के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया। अब चौथे व्यक्ति जिनका नाम अल्बुकर्क था, जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अब हम देखेंगे कि जॉल मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। तथा अब आगे हम देखेंगे चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक था जो कि भारत आया। फ्रैंको मार्टिन जो पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बना। फादर मॉन्सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था।
जॉब चार्वाक कलकत्ता का संस्थापक था। गेरोल्ड अंगियार बम्बई का संस्थापक था। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक बना। प्रारंभिक लक्ष्य मसाला व्यापार का एकाधिकार जमाना था उनका, एवं उत्तरवर्ती लक्ष्य पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य संपूर्ण व्यापार का एकाधिकार स्थापित करना था। अब हम एक एक करके सभी देशों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि भारत आए और यहाँ पर कैसे कैसे ये लोग अपना व्यापार वाणिज्य किए एवं यहाँ पर सैनिक स्थापित किए तथा यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। कैसे गवर्नर बने। पहला पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किया। 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में किया गया। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एक्वाविया और मॉन्सरेट ने के नेतृत्व में हुआ था। अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का जो प्रारंभिक लक्ष्य क्या था, तो इसमें बताया जाता है कि उनका प्रारंभिक लक्ष्य मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। और अब हम देखते हैं कि उत्तरवर्ती लक्ष्य जो उनका था वो पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। तथा हम देखेंगे प्रथम पुर्तगाली अभियान के तट पर नेतृत्वकर्ता वास्को डी गामा अब्दुल्ला मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से यहाँ पहुँचे थे। स्थान जो था वो कालीकट केरल था। तत्कालीन कालीकट का शासक जमोरिन थे। जमोरिन कालीकट के शासक की पैतृक उपाधि थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कालीकट में बसे अरब व्यापारियों ने नवागंतुकों पुर्तगालियों के प्रति शत्रुता का भाव प्रदर्शित किया, किंतु जमोरिन की कृपा के चलते इन्हें हानि न पहुंचा सके। वास्को डी गामा भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गए थे उससे उन्हें 60 गुना अधिक का मुनाफा हुआ, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। द्वितीय पुर्तगाली अभियान समय 9 मार्च 1500 ईस्वी को हुआ। इसका नेतृत्व पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने किया। स्थान कालीकट। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शासक जमोरिन ही थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने बंदरगाह से एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट दिया। अल्वारेज कैब्राल का अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। अंततः अरब व्यापारी पराजित हुए। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्राल ने कोसिन और कैब्रानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की।
अल्वारेज कैब्राल ने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना आधार बनाया जा सकता है। इसके आगे हम देखते हैं कि यही धारणा पुर्तगाली नीति का आधार बनी। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार का पर अधिकार का उद्देश्य से एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे। अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति कहलाई, तथा पुर्तगालियों ने हिंद महासागर और लाल सागर से होने वाले अरबों के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप यूनान और तुर्की समुद्री मार्ग तथा मिस्र से सिकंदरिया होकर यूरोप जाने वाले भारतीय माल पर प्राप्त होने वाले शुल्क से भी वंचित हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि बीजापुर और गुजरात के सुल्तान पुर्तगालियों के दक्षिण मालाबार तटवर्ती बंदरगाहों से उत्तरवर्ती बंदरगाहों तक की विस्तार नीति से भयभीत हुए थे, तथा इसी के परिणाम स्वरूप मिस्र, तुर्की और गुजरात के शासकों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध एक संयुक्त गठबंधन किया। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस गठबंधन के फलस्वरूप एक युद्ध हुआ जिसको हम चौल की लड़ाई कहते हैं, जो 1508 ईस्वी में हुआ। मिस्र, तुर्की और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को संयुक्त गठबंधन सेना और पुर्तगालियों के मध्य हुआ। इसका परिणाम यह रहा कि संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े ने अल्मीडा के पुत्र के नेतृत्व वाले पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ों को पराजित कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुर्तगालियों की हार हुई और उसके बाद हम अब डच व्यापारियों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे, जो कि 16वीं शताब्दी के मध्य में भारत और पूर्वी जगत में प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त मार्ग की खोज के लिए प्रयासरत थे। 1593 में विलियम वारेनतस ने सर्वप्रथम उत्तर पूर्वी सामुद्रिक मार्ग से एशिया में पहुंचने का पहली बार प्रयास किया। 1596 में कर्नेलियस हाउसमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। कार्नेलियस हाउसमैन की यात्रा से प्रोत्साहित होकर 1583 ईस्वी में ह्यूगो वान लीसंस्तान द्वितीय डच अभियान में गोवा आया, तथा यह 1589 तक गोवा में ही रहा। हॉलैंड वापस पहुंचने पर ह्यूगोवान ने पूर्वी जगत के सामुद्रिक मार्गों पर एक पुस्तक भी लिखी। इसकी पुस्तक के प्रकाशन ने पश्चिमी यूरोप में सनसनी फैला दी। इस पुस्तक का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। 1598 में ह्यूगोवान की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक के अनुवाद ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया। ह्यूगोवान लीसातन पूर्वी जगत एवं भारत के साथ वाणिज्यिक संभावनाओं की खोज करने वाला हॉलैंड का अग्रणी व्यक्ति था।
तथा यह यात्रा विवरण से प्रोत्साहित होकर एक अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच यूफ्रेटस की घाटी और हॉर्मुज के रास्ते से भारत पहुंचा तथा गोवा, आगरा, बंगाल, बर्मा एवं मलक्का के रास्ते की यात्रा करते हुए इंग्लैंड वापस पहुंचा। राल्फ फिंच ने पूर्वी जगत के साथ इंग्लैंड के वाणिज्य की व्यापक संभावनाओं के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत किया तथा अपने राष्ट्र में पूर्वी जगत के साथ व्यापार के प्रति उत्साह भरा। कार्नेलियम हाउसमैन के बाद डचों के कई अभियान भारत आए। स्वयं हाउसमैन द्वितीय अभियान के अंतर्गत पुनः भारत आया। इस अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 1595 से 1601 के बीच डचों ने कुल 15 सामुद्रिक यात्राएं की। अंत में 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंग द ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च एवं महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार जमाना और बलपूर्वक इसकी रक्षा करना था तथा इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार और युद्ध करने के संबंध में अधिकार पत्र दिया। डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन व प्रशासन कंपनी के माध्यम से किया जाता था। कंपनी को उत्तरमासा अंतर्द्वीप के व्यापारिक क्षेत्रों पर एकाधिकार दिया गया। प्रारंभ में डच संयुक्त कंपनी की कुल पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी की देख रेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया जो डच सरकार के आदेशानुसार ही कंपनी का संचालन करता था। ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया से प्राप्त होते थे, अतः वह डच कंपनी का मुख्य केंद्र बन गया था। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायतास ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में उन्हें हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। डच द्वारा पुर्तगालियों से जीते गए स्थान डचों ने पुर्तगालियों से 1619 में जकार्ता और बटेबिया जीता। 1639 में गोवा का घेरा डाला तथा 1641 में मलक्का को जीता एवं 1658 में श्रीलंका को जीता। श्रीलंका में इलायची प्राप्त किया जाता था। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है कि ये जिन राज्यों को जीत रहे थे वहां तक भारत की सीमाएं लगती थी, बल्कि कहें उससे आगे तक भारत की सीमाएं लगती थी, जो कि चाणक्य के कार्यकाल एवं अशोक के कार्यकाल में संपन्न था, जिसकी संकल्पना चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसको हम अखंड भारत के रूप में देखते हैं। अखंड भारत का सीमा राज्य ईरान बॉर्डर तथा नीचे समुद्र के गर्त तक जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड इत्यादि राज्य है वहां तक मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि भारत में डच बस्तियां कहां कहां पर बनी। भारत में डचों द्वारा स्थापित कोठियां मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605 संस्थापकों
वंदे वंदे रहेंगे थे। पुलिकट तमिलनाडु 1610 में, बाद में नाम फोर्ट गेल्डिया किया गया। सूरत गुजरात 1616 में, बीमलीपट्टम आंध्र प्रदेश 1641 ईस्वी में, हरिकल तमिलनाडु 1645 ईस्वी में, चिंसुरा बंगाल 1653 ईस्वी में, कासिम बाजार बंगाल, पटना बिहार, बालासोर उड़ीसा, नेगापट्टम 1658, कोसिंग केरल में 1653 ईस्वी। पुलिकट में गेल्ड्रिया के किले को छोड़कर भारत में शेष सभी डच बस्तियां न तो किलेबंद व्यापारिक चौकियां थी और न पूर्वी जगत में उनकी शक्ति का केंद्र बिंदु थी। डच्चों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। डच्चों का भारत में आगमन और भारत में इन बस्तियों की स्थापना प्रायद्वीपीय आवश्यकता का प्रतिफल था। सूरत और मालाबार समुद्र तट के साथ व्यापार करने की प्रारंभिक विफलता के बाद डच नौसेना नामक बंदीरहंगे ने कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेश को इस व्यापार के लिए उन्मुक्त कर दिया तथा मछलीपट्टनम में 1605 के प्रारंभ में अस्थायी डच फैक्ट्री की स्थापना की योजना बनाई। डच्चों ने भारतीयों का क्रूरता से दमन किया। इस कार्य में जिस सीमा तक डच कंपनी को हॉलैंड का राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ, उतना न तो पुर्तगालियों को प्राप्त हो सका और न ही इनके बाद अंग्रेजों को। कोरोमंडल तट पर 1605 में मछलीपट्टनम में डच्चों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। अब हम देखते हैं कि मछलीपट्टनम से नील निर्यात डच करते थे तथा दूसरी डच फैक्ट्री पेथपोली में स्थापित की गई, परंतु डच व्यापारिक अधिकारियों पर स्थानीय कुतुबशाही गवर्नर का व्यवहार बहुत उत्पीड़नपूर्ण था, जिस कारण डच्चों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ एक समझौता कर 1610 पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा सिक्के डालते थे। 1612 में पुर्तगालियों ने पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री पर आक्रमण कर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। डच्चों ने एक नए किले का निर्माण किया तथा इसका नाम फोर्ट गैल्ड्रिया रखा। फोर्ट गैल्ड्रिया नाम डच फैक्ट्रियों के डायरेक्टर जनरल वन वर्चेम के गृह प्रांत के नाम पर रखा गया था। डच्चों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाह से बैंटम और बट्टेबिया को विशेष प्रकार से बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। डच्चों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर उसी के खंडहरों पर बट्टेबिया नामक नगर बसाया था। बट्टेबिया को चावल, हीरे और दासों का भी निर्यात किया जाता था। डच्चों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डच्चों द्वारा कोरोमंडल से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। द्वीप समूह से आयात की जाने वाली वस्तुएं चंदन की लकड़ी और काली मिर्च थी तथा जापान से तंबा, चीन से रेशम एवं रेशमी वस्त्र तथा 1617 में कोरोमंडल डच व्यापार निदेशालय को सरकार का दर्जा प्रदान किया गया। पुलिकट के डच व्यापार प्रमुख को पूर्वी जगत का विशेष काउंसलर नियुक्त किया गया। 1659 में डच्चों ने तंजावुर के निकट
पत्तम बंदरगाह की पुर्तगालियों से छीनकर वहां डच गवर्नर का मुख्यालय स्थापित किया। 1680 में पोर्टोनोवा की स्थापना की गई। पोर्टोनोवा एक समुद्री कपड़ा उत्पादन केंद्र था। मद्रास के दक्षिण में स्थित सदर सपत्तम उत्कृष्ट विशेष प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नागलवाचे और पालकोल्लू नील के उत्पादन और कपड़ों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ हम देखते हैं मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा 1687 में गोलकुंडा विजय के साथ कोरोमंडल प्रदेशीय डच सरकार का पतन प्रारंभ हो गया। नागलवाच्चे में डच फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति में 1690 के बाद वानरीडे ने डच व्यापार मुख्यालय को पुलिकट में स्थानांतरित कर वेगपत्तम में स्थापित किया। 1616 में गुजरात के मुगल गवर्नर ने डचों को गुजरात में अस्थायी डच फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। 1617 में वानरवेस्तियन को सूरत में डच फैक्ट्री प्रभारी बनाया गया। डचों द्वारा सूरत से मूल्यवान नील का निर्यात किया जाता था। तथा वानरवेस्तियन ने 1618 में शाहजादा खुर्रम के साथ एक व्यापारिक संधि की, जिसके द्वारा इन्होंने भड़ोच, बम्बई, अहमदाबाद, आगरा और बुरहानपुर में डच फैक्ट्री स्थापित की। डचों द्वारा भड़ोच से कपड़ों का निर्यात किया जाता था। बंगाल में पहली कंपनी 1627 में पिपली में स्थापित की। कुछ दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए और वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल से डचों द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा सोरा थी। अफीम का जावा और चीन से निर्यात किया जाता था। अफीम को चीन और जावा से निर्यात किया जाता था। अफीम के निर्यात से डचों को अधिक लाभ होता था। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया तथा भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं नील, सोरा, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा और अफीम रहा। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। डच भारत में व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर आए थे। इन व्यापारी व्यवस्था सहकारिता अर्थात कॉटन पर आश्रित था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये लोग व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश करते रहे और एक के बाद एक आते गए। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण अगर हम देखना चाहें तो इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना एवं कंपनियों के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारियों का होना माना जाता है, जो कि डच कंपनी को भारत से उखाड़ फेंकने में कारगर साबित हुई। अब हम देखेंगे अंग्रेज या ब्रिटिश को या इंग्लैंड को, जो कि कोलंबस और वास्को डी गामा द्वारा खोजी समुद्री यात्राओं ने वाणिज्यिक जगत में गुरुत्वाकर्षण बिंदु को भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर स्थानांतरित कर दिया। गुरुत्वाकर्षण का तात्पर्य
यहाँ हम देखते हैं कि इंग्लैंड के सम्राट हेनरी सप्तम और उसके पुत्र हेनरी अष्टम दोनों ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार में भागीदारी करने के लिए उत्सुक थे। 1580 में विलियम ड्रेक ने पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस घटना के कुछ समय बाद अंग्रेजों ने स्पेन के जंगी जहाज़ों के बेड़े अल्मेडा पर विजय प्राप्त की तथा इस घटनाक्रम से इंग्लैंड के निवासी प्रोत्साहित हुए। 1591 और 1591 और 1596 में हम देखते हैं कि बेंजामिन वुड के अधीन एक जहाजी बेड़ा पूर्व की ओर रवाना हुआ। 1599 में लंदन का एक व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया, जो कि बहुत ही प्राचीन स्थल मार्ग थी। तथा वह भारत में 7 वर्षों तक रहा। 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। 21 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। अब हम देखेंगे अंग्रेजी कंपनी का उद्देश्य। इसका उद्देश्य पूर्वी द्वीप समूह से मसाला तथा काली मिर्च की प्राप्ति था तथा यहाँ व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रयास प्रथम बार 1608 में किया गया। 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में कारखाना लगाया तथा उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचा। इस तरह अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना सूरत में लगाया, मछलीपट्टनम में नहीं। कैप्टन हॉकिंस के साथ विलियम फिंच नामक यात्री भी था। केवल विलियम फिंच ही एक ऐसा यात्री है जिसने अनारकली की दंत कला का उल्लेख किया है। अब हम देखते हैं कि हॉकिंस फारसी भाषा का भी ज्ञाता था तथा सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान की। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान की थी। हॉकिंस ने सम्राट जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों के बसने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बाद भी कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचे तथा मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। यहाँ हम देखते हैं कि फिर आगे 1619 में अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद तथा भड़ोच में अपनी कोठियां स्थापित की। उपयुक्त सभी कोठियां सूरत की कोठी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और परिषद काउंसिल के नियंत्रण में रखी गई एवं सूरत वो पहला भारतीय नगर है जहां से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। सूरत से अंग्रेजों ने अधिकांश उत्तम सूती वस्त्र, सूती कपड़े और उत्तरी भारत के मलमल तथा नील का व्यापार किया। नील की अधिक मात्रा में पैदावार आगरा में होती थी। अच्छी किस्म की नील
बयाना से तैयार होती थी। वेस्ट डाउनटन, एडवर्थ तथा टॉमस रो के प्रयासों से अंग्रेजों की सूरत स्थित फैक्ट्री ने पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की तथा 1630 में सूरत का इतना अधिक विस्तार हो गया कि कंपनी के निदेशकों ने इसे पूर्व की प्रमुख अंग्रेज बस्ती बना दिया तथा वहां स्थित बैंटम जावा इंडोनेशिया को भी इसके अधीन रख दिया। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। यह क्षेत्र हीरे, माणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मछलीपट्टनम के व्यापार को लेकर डचों तथा अंग्रेजों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा थी। 1618 में फारस के शाह ने अंग्रेजों को फारस की खाड़ी के मुहाने के समीप जस्क बंदरगाह से अपना व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। अब हम देखते हैं कि 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर ली तथा फारस की खाड़ी पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने अरबों के सहयोग से पुर्तगालियों से हरमुज जीत लिया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेज को स्वर्णिम फरमान प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उनके व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो गई। स्वर्णिम फरमान के अंतर्गत 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के पहले अंग्रेजों ने गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाह से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया तथा सितंबर 1641 में कंपनी का मुख्यालय मछलीपट्टनम से हटाकर मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित कर दिया गया तथा 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरमंडल समुद्री तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन रख दी गई। चंद्रगिरी का राजा दरमेला वेंकटप्पा नष्टप्राय विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि थे। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेगेंजा का चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह के उपलक्ष्य में अंग्रेजों को बंबई दहेज में दे दिया, जबकि ये लोग यहाँ हड़प की नीति के तहत कब्जा किए हुए थे और इसे अपना संपत्ति समझते हुए एक दूसरे को दे देते थे। अब हम देखेंगे कि 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 1669 में गेराल्ड ऑगियर जॉर्ज ऑक्सेंडेन के उत्तराधिकारियों के रूप में सूरत में अंग्रेज फैक्ट्री का प्रधान तथा बंबई का गवर्नर बना। आंगिया ने बंबई के गवर्नर के रूप में यहां से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की तथा इनके नेतृत्व में बंबई के सभी व्यापारी तथा उत्पादकों का आश्रय स्थल बन गया। 1651 में बंगाल सुल्तान शाह शुजा ने एक फरमान जारी किया, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर पहली अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुई। दूसरी हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1697 में कलकत्ता को फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर इसे फोर्ट विलियम नाम प्रदान किया गया। 1698-99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन द्वारा कंपनी को सुल्तानी, कालीकत्ता तथा गोविंदपुर नामक तीनों गांवों की जमींदारी मिली। बदले में कंपनी को 1200 रुपये पुराने मालिकों को देने पड़े। जब
चाणक्य ने सुतनानी, कलिकत्ता तथा गोविंदपुर को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली। अब हम आगे देखते हैं कि चार्ल्स आयर को इसका प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया तथा विलियम हेनेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की लोकसभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि इंग्लैंड की सारी प्रजा को भारत में व्यापार का समान अधिकार मिले। 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अधिनियम के अंतर्गत एक नई कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना की। इस कंपनी ने अपने व्यापारिक सुविधाओं प्राप्त करने के लिए विलियम नेरिस को राजदूत के रूप में मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में भेजा, किंतु इसका कोई फल नहीं निकला। 22 जुलाई 1702 को चार्टर ऑफ यूनियन के अंतर्गत दोनों कंपनियों का विलय हो गया। नई कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द इंडस्ट्रीज पड़ा। यह विलय 1708-9 में गोडोलाफिन के अल के निर्णय के अनुसार कार्य रूप में परिणत हुआ। 1715 में ब्रिटिश कंपनी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जॉन सुमन की अध्यक्षता में सम्राट फारुखसियर के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल का भेजा जाना था। इस दूत मंडल में जॉन सुमन की सहायता एडवर्ड डी स्टीफेंस कर रहे थे। इसके साथ विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा से हुर्द नामक एक अर्मेनियन दुभाषिया थे। हैमिल्टन ने बादशाह फारुखसियर की दर्दनाक बीमारी को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। सम्राट फारुखसियर ने प्रसन्न होकर 1717 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बिना चुंगी दिए व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। अम्र महादेव ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी तथा बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खान ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों का बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। यहाँ देखते हैं कि कुछ लोगों में तो अंग्रेजों के प्रति जागृति थी तथा वो उनके बारे में जानते भी थे। डिन कंपनी जो कि बहुत ही कम समय के लिए भारत में आई और इसने 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तथा कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रांकेबार तमिलनाडु में स्थापित की तथा 1776 में दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की। श्रीरामपुर बंगाल डच्चों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1745 में डेनो ने अपनी सभी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी कंपनी की। फ्रांसीसी ने पूर्व में व्यापार की इच्छा बहुत पहले जागृत थी, लेकिन वहाँ यूरोपीय कंपनी की तुलना में इनकी प्रतिद्वंदता क्षमता कम थी। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे प्रमुख फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार के महत्व को महसूस किया। 1642 में रिचलू के निर्देशन में मेडागास्कर तथा आसपास के द्वीपों में व्यापार की संभावना की खोज करने एवं उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से समुद्री यात्राएं प्रारंभ की गई। फ्रांस के सम्राट लुईस 14 के प्रयासों के फलस्वरूप ही फ्रांसीसी धर्म प्रचारक एवं यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते से भारत के लिए थल मार्ग की खोज की। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 में भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी
देश इंडिज ओरिएंटलिस की स्थापना हुई। कोलबर्ट समुद्री व्यापार के द्वारा फ्रांस की आर्थिक प्रगति के प्रति बड़ा उत्सुक था। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1674 में फ्रैंक मार्टिन ने पुडुचेरी का कार्यभार ग्रहण किया। 1774 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह दी जहाँ उन्होंने चंद्रनगर के प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनवाई। यूरोप में डच और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता चल ही रही थी, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। यहाँ हम देखते हैं कि 1693 ईस्वी में डच्चों ने पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया, किंतु 1697 में रिजविक संधि के अंतर्गत पुनः पुडुचेरी फ्रांसीसियों को मिल गई। यहाँ पर देखा जाए तो 1701 ईस्वी में पुडुचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फ्रैंक मार्टिन ने पुडुचेरी की फैक्ट्री में फोर्ट लुई का निर्माण कार्य पूरा किया। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस एवं 1724 में मालाबर में स्थित माही तथा 1739 में कोरिकल पर अधिकार कर लिया। 1719 में फ्रांसीसी सम्राट के एक आदेश द्वारा यूनाइटेड कंपनी की स्थापना की गई तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का संपूर्ण कार्य उनको सौंप दिया गया। अब हम यहाँ पर कुछ युद्ध जो ये लोग लड़े थे उसका जिक्र करेंगे। इसमें पहला स्पर्धा जो है आंग्ल फ्रांसीसी स्पर्धा है, जो कि कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे की भूमि थी जो मैसूर के पश्चिमी पहाड़ी माला द्वारा अलग होती थी। इसकी उत्तरी सीमा कुंडलकंपा नदी तथा दक्षिण सीमा तंजौर का क्षेत्र था। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। इसका शासक एक प्रांत प्रति गवर्नर के हाथों में था जो नवाब कहलाता था। कर्नाटक की राजधानी अक्काट थी। कर्नाटक के शहरों में मद्रास, पांडिचेरी, आरकाट, वेलोर और तिरुचिरापल्ली प्रमुख थे। इसको लेकर हमेशा विवाद होते रहता था तथा हम देखते हैं कि पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ा गया तथा यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार माना जाता है, जो कि डुप्ले जो 1741 के पुडुचेरी का गवर्नर था ने मॉरिशस स्थित फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडोनो से सहायता मांगी। ला बुडोनो 3000 सैनिक लेकर कोरोमंडल तट मद्रास के तट की ओर चल पड़ा। 21 सितंबर को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर लिया। युद्ध बंदियों में क्लाइव था, एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसी का मुख्य कार्यालय पुडुचेरी में ही था। मसूलीपट्टनम, कारिकल, माही, सूरत एवं चंद्रनगर फ्रांसीसियों के उप कार्यालय भी थे। अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बंबई और कलकत्ता में थी। अब हम देखते हैं कि 1748 में एक
सेप्ला की संधि से ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया। संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को मिल गया तथा उत्तरी अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध भी बहुत ही भारत के संदर्भ में कारगर साबित हुए, जबकि हमारे इतिहास में बताया जाता है कि भारत पर अंग्रेजों के आपसी विवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन हमने यहाँ देखा कि कैसे वहाँ बाहर में अंग्रेज लड़ते थे और यहाँ भी लड़कर जमीनों का बंदरबाट करते थे। अब हम देखेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो 1749 से 54 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक की राजगद्दी पर अधिकार को लेकर लड़ा गया था। यहाँ पर हम देखेंगे तो मुजफ्फर जंग नासिर जंग का प्रतिद्वंदी था। उस समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, जिसका भाई चंदा साहब उसका प्रतिद्वंदी था। सत्ता के लिए चल रहे इस संघर्ष में डुप्ले को अवसर प्रदान किया एवं स्थिति का लाभ उठाकर उसने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को एक गुप्त समझौता करवाया। इस संधि के द्वारा डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को सैनिक सहायता देने तथा कर्नाटक और दक्कन की गद्दियों पर बैठने का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन किया था। 3 अगस्त 1749 ईस्वी में 3 मित्र शक्तियां चंदा साहब, मुजफ्फर जंग एवं डुप्ले ने वेलोर के दक्षिण पूर्वी अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली त्रिचापल्ली भाग गया। चंदा साहब को कर्नाटक की गद्दी प्राप्त हो गई। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। उधर फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। नासिर जंग एक युद्ध में दिसंबर 1750 को मारा गया तथा मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार घोषित हुआ। नवाब बनने के बाद मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट जमीन और फ्रांसीसी कंपनी को मछलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर पुरस्कार के रूप में दे दिया। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त डुप्ले को कृष्ण नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तथा यह अब हम देखते हैं कि 1754 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से डुप्ले को भारत से वापस भेजने का प्रस्ताव रखा, जिस पर फ्रांसीसी सहमत हो गए। डुप्ले को वापस भेज दिया गया। डुप्ले के बाद 1714 में गोदेहो इसका उत्तराधिकारी बना। अब हम कर्नाटक का तीसरा युद्ध के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि 1758 से 63 के बीच लड़ा गया। यह सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में दोनों कंपनियों के बीच शांति भंग हो गई। नवंबर 1756 में एडमिरल वाटसन और क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर पर अधिकार करना इस युद्ध का तत्कालिक कारण बना। फ्रांस सरकार ने 1757 में काउंट लाली को भारत भेजा। 1760 में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट ने किया तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली ने किया। अंततः फ्रांसीसी पराजित हुए। इस युद्ध में बुशी कैद कर लिया गया तथा लाली पांडिचेरी भाग गया। यद्यपि लाली ने मैसूर के हैदर अली के
से संधि की, किंतु कोई व्यवहारिक परिणाम सामने नहीं आए। अंग्रेजों ने जल और थल दोनों भागों में पांडिचेरी को घेर लिया तथा 16 जनवरी 1761 को फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पांडिचेरी के बाद जिंजी व माही ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसियों को भारतीय उपनिवेश से हाथ धोना पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंत पेरिस की संधि 1763 के साथ हुआ। इस संधि के अंतर्गत फ्रांसीसियों को भारत स्थित उसकी सभी फैक्ट्री लौटा दी गई। लाली की असफलता का मुख्य कारण स्वदेश के समुचित मात्रा में आपूर्ति का अभाव था। फ्रांसीसी कंपनी का दोषपूर्ण संगठन, जल सेना की कमजोरियां तथा थल सेनाध्यक्षों में उचित सामंजस्य का अभाव भी हार के कारण थे। साथ ही साथ फ्रांस स्थित अधिकारियों को भारत में राजनीतिक शक्ति बनने में दिलचस्पी भी नहीं थी। बंगाल के सैन्य और वित्तीय साधन अंग्रेजों को विजय के मुख्य कारण थे तथा कर्नाटक युद्ध के दौरान लुई 15वां फ्रांस का सम्राट था। मैरियट ने लिखा है कि डुप्लेन ने मद्रास में भारत को चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी तथा प्राप्त कर ली। अभी हम कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आई एवं एक दूसरे से लड़ते हुए अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन अंततः इस आधिपत्य जमाने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई तथा वो अपने आप को 1943 या कहें 1947 ईस्वी तक भारत में रखा। उसके बाद ही वो यहाँ से गए और इस कालखंड में इन्होंने भारत में बहुत सारे ऐसे कानून, विधान, परिधान और फुट डालो राज करो की नीति का विस्तार किया, जिससे भारत जो समृद्ध देश रहा पहले, उसको धीरे धीरे करके बर्बादी के कगार पर ला दिया, जिससे भारत कई दशकों पीछे चला गया।